हेलो दोस्तों, विद्या जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है संडे 24 मई 2026 और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आरडब्ल्यूए का जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसके जीके जीएस सेगमेंट का हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है वीडियो को ध्यान से देखेंगे। जिसने मॉक टेस्ट लगा लिया है वो अपने आंसर्स को मिलान कर सकते हैं, जिसने नहीं लगाया है वो मेरे साथ क्वेश्चंस को देख करके आंसर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर लगाने के बाद भी देख सकते हैं। तो आरडब्ल्यूए वीकली मॉक टेस्ट एनालिसिस 24 मई 2026, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। साथ ही मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जो है शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आपके लिए। यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आपने देखा शॉर्ट नोट्स को हमने प्रोवाइड कराया था, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आए हैं। ऐसे ही यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर्स के शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। साथ ही करंट अफेयर्स के, यूपी स्पेशल के, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए होते हैं उन सभी के शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। तो करंट जो आपका टेलीग्राम है उसका हैंडल मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम का जो हैंडल है वो आपका, ठीक है, ये है विद्या_जोन, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मैं यहाँ पर पिन करा दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार। तो ये रहा आपका विद्या जोन चैनल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। नेट जो है पावर और जो डाटा ऑफ है, इसलिए यहाँ पर ये अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब आप फाइल सेक्शन में जाएंगे यहाँ से, तो ये आपको मिल जाएंगे शिखर सम्मेलन, महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास, उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी पीवाईक्यू बेस्ड शॉर्ट नोट्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी के पीवाईक्यू बेस्ड शॉर्ट नोट्स हैं, यूपी स्पेशल के हैं, ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश बजट है, मैथ्स के भी शॉर्ट नोट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, कंप्यूटर के हैं। तो ये आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, आइए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जीके जीएस के क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 88 से हमारे जीके जीएस के प्रश्न होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पर क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 88, कौन से अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले मानवों को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा था? तो ऑप्शन है हमारे सामने अपोलो 11, चैलेंजर, ऑप्शन सी है वाइजर एंड ऑप्शन डी है स्पुतनिक। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है लेखपाल के एग्ज़ाम में, ठीक है। जो अभी 21 मई को लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है सेम, ठीक है। तो अपोलो 11 यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर अपोलो 12 दिया हुआ था ऑप्शंस में, तो उसमें था आंसर था इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अपोलो 11। देखिए अपोलो 11 ये नासा ने भेजा था, ठीक है। ये चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन था। इसे 16 जुलाई 1900 ठीक है 69 में भेजा गया था। 16 जुलाई 1969 में, ठीक है। ये नासा के द्वारा भेजा गया है। 16 जुलाई को ये लॉन्च किया गया और ये 20 जुलाई को पहुंच गया था, ठीक है। लूनर मॉड्यूल ने इसने चांद की सतह पर कदम रखा और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे, ठीक है। और एडविन बज़ एल्ड्रिन, ये इनके साथ गए थे। तो आपको बस ध्यान रखना है, अपोलो 11 अंतरिक्ष मिशन था जो कि सबसे पहले जिसने मानव को चंद्रमा पर उतारा। क्वेश्चन नंबर 2 89, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो बना है वो आपका गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद या नोएडा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुरुग्राम हो जाएगा, हरियाणा का। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न के शरण लेने के लिए अधिकार की गारंटी देता है? उत्पीड़न से शरण लेने के लिए अधिकार की गारंटी देता है। तो देखिए मानव अधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा की गई थी वो 10 दिसंबर 1948 को की गई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को
ये मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था। ठीक है, इसी का जो आर्टिकल 14 है वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न या सताए जाने से बचने के लिए दूसरे देश में, ठीक है, शरण मांगने और उसका लाभ उठाने का अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 14। ठीक है, भारत के संविधान में आर्टिकल 14 की बात करेंगे तो भारत के संविधान में आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आपका गोदावरी, चंबल, चेनाब और झेलम। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्र नदी है और एक भागा नदी है, इन दो नदियों को मिलकर के बनती है चेनाब नदी। ठीक है, इसी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, चेनाब। ठीक है, चेनाब नदी जो कि सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? तो कल्याण पत्रिका का प्रकाशन होता है उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या मथुरा। तो कल्याण पत्रिका का जो प्रकाशन करती है वो गीता प्रेस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये सनातन धर्म की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका है, कल्याण इसका नाम है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, गोरखपुर। इस मासिक पत्रिका की शुरुआत जो हुई है वो 1926 में हुई थी। ठीक है जी, ठीक है, और इसके पहले संपादक थे हनुमान प्रसाद पोद्दार। ठीक है, हनुमान प्रसाद पोद्दार। तो गीता प्रेस इसको प्रकाशित करती है 2021 में। ठीक है, इसको गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो गीता प्रेस है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये भी लेखपाल का प्रश्न है, वो चुनाव वाला भी लेखपाल का ही प्रश्न था। 2005, 2014, 2011 और 2009। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम था इसको 2009 में, ठीक है, लॉन्च किया गया था तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2009। अगला सवाल है हमारा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूरे हुए हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2014, 8 अप्रैल 2015, 8 अप्रैल 2016 या 1 जनवरी 2015 को। तो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ठीक है, इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी नई दिल्ली से। ठीक है, वर्तमान, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री, ठीक है, लोन देना इसका उद्देश्य था। और इसमें 3 श्रेणियां होती है, शिशु श्रेणी, किशोर श्रेणी और तरुण श्रेणी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 95, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनीय है? ठीक है, किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनीय है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश, तेलंगाना, और आपके सामने ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो मैं आपको कई बार जो है बताता रहता हूँ कि भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जो एक सदनीय विधायिका वाले हैं, जो द्विसदनीय विधायिका वाले हैं। 6 राज्य ऐसे हैं, कौन कौन से? तू भी एम में कर। ठीक है, तो यहाँ पर टी से हो जाएगा तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, भी से बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर, ठीक है, द्विसदनीय विधायिका है। अब ऑप्शन देखेंगे ज़रा ध्यान से। देखिए, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और पीछे आएंगे तो तेलंगाना में भी है, मध्य प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 96, पार्टियों का 26वां सम्मेलन जिसका ध्यान सतत विकास पर केंद्रित था किस शहर में आयोजित किया गया? तो कोप 26 का जो आयोजन किया गया था वो किस शहर में किया गया था? देखिए, 2021 में कोप 26 का आयोजन किया गया था। ठीक है, ये ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यहीं से प्रधानमंत्री ने पंचामृत का जो है यहाँ पर संदेश दिया था विश्व को। पंचामृत जो 5 उद्देश्य अपनाए गए थे। ठीक है, जैसे 2070 में नेट जीरो, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को निम्न के बदले धन उधार देता है। ठीक है, तो रेपो रेट क्या है जी? रेपो रेट वह अल्पकालिक दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के वाणिज्यिक बैंकों को उनकी तत्कालिक नकदी की कमी को पूरा करने के लिए ऋण देता है। यह ऋण बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपनी सहकारी प्रतिभूतियां या सरकारी प्रतिभूतियों,
ठीक है, गिरवी रखकर प्राप्त किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 98, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2025 के पद्म अवार्ड की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 10 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए थे। आशुतोष शर्मा है क्या? देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में पूछ रहा है। सैयद ऐनुल हसन, सोनिया नित्यानंद, हृदय नारायण दीक्षित। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो पद्मश्री दिया गया था वो सोनिया नित्यानंद को दिया गया था 2025 में। ठीक है, और साल 2026 में 11 उत्तर प्रदेश के 11 लोगों को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सोनिया नित्यानंद उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध चिकित्सक और हेमेटोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें चिकित्सा और चिकित्सा क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 के पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की निदेशक और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की कुलपति भी रह चुकी हैं। ठीक है, उन्होंने स्टेम सेल रिसर्च के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। ठीक है, तो इनका जो क्षेत्र है वो स्टेम सेल से रिलेटेड है। उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया था। कौन सा उपन्यास? आनंद मठ, गबन, गोदान और निर्मला। तो आनंद मठ आप सभी जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है आनंद मठ, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन ये सभी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से मंदिर स्थल गुप्त काल से संबंधित हैं? तो गुप्त काल से कौन से संबंधित है? सारनाथ और कुशीनगर, कालिंजर और बटेश्वर, देवगढ़ और भीतरगांव, छोटी देवकाली और विंध्याचल। तो जो आपके गुप्त काल से संबंधित हैं वो देवगढ़ और भीतरगांव दोनों ही गुप्त काल से संबंधित हैं। देवगढ़ ललितपुर में है दशावतार मंदिर, और भीतरगांव का मंदिर जो है वो कानपुर में है। दोनों ही गुप्त काल से रिलेटेड है। नेक्स्ट 101, 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया। इस भाग में नगर निकाय प्रणाली के अनुच्छेदों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, तो देखिए 73वां संवैधानिक संशोधन जो अधिनियम था उसके तहत आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक शामिल किए गए थे। लेकिन जो आपका 74वां संवैधानिक संशोधन है उसके तहत आर्टिकल 243P से लेकर के, ठीक है, 243ZG तक शामिल किए गए थे। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपको दिखाई दे रहा होगा 243P टू 243ZG, बी ऑप्शन एकदम यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत कुल बजट का आकार कितना है? तो बजट का आकार कितना है आपका? 27,36,437। ठीक है, 27,36,00,000। ठीक है, कितना बैठ रहा है? 27,36,437 करोड़, 9,12,696 करोड़, 6,90,242.43 करोड़ या 9,50,000 करोड़। तो जो उत्तर प्रदेश का बजट का आकार है वो है 9 लाख, ठीक है, 912,696.35 करोड़, यानी कि 9,12,696 करोड़। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जॉर्जिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है? ठीक है, तो जॉर्जिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है इसकी बात करते हैं। तो जॉर्जिया पाउंड है क्या? लारी, यूरो और फ्रैंक। ठीक है, तो जॉर्जिया की राजधानी क्या है? आपकी तिब्लिसी। ठीक है, जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी और जॉर्जिया की मुद्रा क्या है यहाँ पर? लारी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अपने कम गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर पिघल सकता है? तो इतना कम गलनांक होता है कि हथेली पर रखने से ही पिघल जाता है। कौन सी धातु है आपके सामने? ऑप्शन देखेंगे, सोडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम और लोहा। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन से इसको कर लेंगे। देखिए, आयरन नहीं होगा, ठीक है, आयरन नहीं होगा आपका, ठीक है, एल्यूमिनियम नहीं होगा और सोडियम नहीं होगा। ठीक है, गैलियम यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गैलियम जो है वो आवर्त सारणी के ग्रुप 13 का एलिमेंट है। इसका गलनांक बहुत कम होता है, लगभग 29 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स इसका गलनांक होता है। अब आप सभी जानते हैं मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो गैलियम को जब आप हथेली पर रखेंगे तो पिघल ही जाएगा ओबियसली, क्योंकि 37 पर पहुंच रहा है, 29 पे तो वो पिघल जाता है। ठीक है, तो शरीर की गर्मी से तुरंत पिघलकर तरल रूप ले लेता है। ठीक है, ऐसी सीजियम भी एक धातु है। ठीक है, गैलियम के साथ साथ सीजियम को भी आप याद रखेंगे। कचरे के निपटान के लिए भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है?
ठीक है। तो पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, गुजरात। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल उत्पादन संयंत्र गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में स्थापित किया जा रहा है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 106, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन किस पहल के तहत शुरू किया गया था? ठीक है, किस पहल के तहत शुरू किया गया था? डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया। ठीक है, तो क्या था यहाँ पर आपका मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत, ठीक है, तो ये आपका की गई। देखिए डिजिटल इंडिया तो है नहीं, स्किल इंडिया भी नहीं है, अरे क्या हो रहा है, डिजिटल इंडिया नहीं है, स्किल इंडिया नहीं है, मेक इन इंडिया नहीं है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, ठीक है। और मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है, ठीक है, एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट, मिजोरम में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो मिजोरम में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई कितनी है? देखिए भारत बांग्लादेश सीमा की जो लंबाई है वो 4096 किलोमीटर है। सर्वाधिक जो भारत सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ ही करता है, लेकिन मिजोरम के साथ बांग्लादेश की कितनी सीमा साझा होती है तो उसको देख लेते हैं। 262 किलोमीटर, 318 किलोमीटर, 856 या 443। तो 318 किलोमीटर की जो सीमा मिजोरम के साथ बांग्लादेश साझा करता है, ठीक है। भारत बांग्लादेश सीमा पर सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वो पश्चिम बंगाल की है, ठीक है। और 5 राज्य भारत से बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, आपका असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम संख्या में है? ठीक है, तो किस धर्म के अनुयायी उत्तर प्रदेश में सबसे कम संख्या में है? तो यहाँ पर इस्लाम धर्म तो नहीं है, हिंदू धर्म सर्वाधिक है, दूसरे स्थान पर इस्लाम धर्म आता है, ठीक है। बौद्ध और पारसी, ठीक है, बौद्ध और पारसी की बात करेंगे तो पारसी धर्म के सबसे कम है, ठीक है, बौद्ध पारसी से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है? शाहजहाँपुर ज़िले में तो रोज़ा थर्मल पावर प्लांट, जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट, परीक्षा थर्मल पावर प्लांट या अनपरा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो आपका रोज़ा जो है ये शाहजहाँपुर में लगाया गया है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किस दिल्ली सल्तनत राजवंश के पतन के बाद सैयद वंश सत्ता में आया? ठीक है, तो तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश और लोधी वंश। तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, गुड़ खा तसले में, गुड़ खा, ठीक है, आपका तसले में, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आपका गुलाम वंश, दूसरे स्थान पर आएगा खिलजी वंश, तीसरे स्थान पर तुगलक वंश, साथ से सैयद वंश और ला से लोधी वंश, ठीक है। तो सैयद वंश सत्ता में किसके पतन के बाद आया है? आपका तुगलक वंश के बाद आया है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अगला है आपका भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1964, 1947, 1956 और 1971। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल की स्थापना आपका हुई थी 1964 ईस्वी में, ठीक है, 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। भेल जो है भारत की प्रतिष्ठित महारत्न कंपनियों में से एक है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ठीक है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 मार्च, 28 फरवरी, 25 दिसंबर और 1 अप्रैल। तो जो प्रतिवर्ष आपका राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है वो 16 मार्च को मनाया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य कारण क्या है जी? 16 मार्च 1995 को भारत में पहली बार पल्स पोलियो अभियान के तहत ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, ठीक है। तो 1995 में 16 मार्च में पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था, जो पोलियो के खिलाफ पोलियो वैक्सीन, ठीक है, पोलियो वैक्सीन जो है ओरल वैक्सीन जो है दी जाती थी, ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की जिसे हम कहते थे। चलिए 113वां प्रश्न, झूमर नृत्य मुख्य रूप से किन समुदाय द्वारा किया जाता है? तो झूमर नृत्य किन समुदाय को द्वारा किया जाता है जी? चाय जनजाति, मछुआरा समुदाय, राजपूत समुदाय या मराठा समुदाय, ठीक है। तो जो झूमर नृत्य किया जाता है वो आपका चाय जनजाति समुदाय के द्वारा किया जाता है और ये कहाँ पर होंगे? असम, ठीक है, असम के आसपास ही होते हैं। असम और झारखंड के चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी समुदायों का एक अत्यंत लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य क्या है? झूमर,
तो ध्यान रखेंगे इसका संबंध जो है चाय जनजातियों से है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लखनऊ के जरबुलंद चांदी के काम से संबंधित है? ठीक है, लखनऊ के जरबुलंद चांदी के काम से संबंधित है आपका हुक्का फारसी, कालीन और तकिए, बर्तन और कढ़ाई, मूर्ति और प्रतिमाएं। ठीक है, तो जो जरबुलंद चांदी के बिदरी कला का एक रूप है वो है आपका हुक्का फारसी। ठीक है, हुक्का फारसी, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जमीन पर रखे जाने वाले पारंपरिक हुक्के का निचला आधार जिसे राजसी और नक्काशीदार विलासिता की वस्तु को चांदी के तारों और पत्थरों से सजाया जाता है। ठीक है, नवाबों के काल में लखनऊ में इस धातु का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा था ये। ठीक है, हुक्का जो जरबुलंद चांदी थी, ठीक है, उसका हुक्का बनाया जाता था, हुक्के का आधार बेस बनाया जाता था और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। 115वां है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। पूसा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो पूसा का मुख्यालय जो है वो आपका दिल्ली में अवस्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, और पूसा की स्थापना हुई थी 1900, ठीक है, 1905 ईस्वी में मूल रूप से पूसा की स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल, ठीक है, लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 मई एवरी ईयर इन मेमोरी ऑफ विच हिस्टोरिकल इवेंट? ठीक है, तो मई दिवस या लेबर दिवस, श्रमिक दिवस जो मनाया जाता है वो किस इवेंट के जो है यहाँ पर याद में मनाया जाता है? ऐतिहासिक घटना थी फ्रेंच क्रांति, शिकागो विरोध, रूसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे का जो कारण है वो है शिकागो विरोध। ठीक है, ये शिकागो विरोध क्या हुआ था? 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में हेमारकेट मामले में, ठीक है, विरोध की याद में मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने रोजाना 8 घंटे काम करने की कानूनी सीमा तय करने की मांग की थी, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज और गोलीबारी की थी। भारत में पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को मनाया गया था मद्रास में। वह कौन सा शब्द है जो किसी व्यक्ति के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य डिजिटल चैनलों पर सामग्री वितरित करने और पोस्ट करने या पुनः पोस्ट करने की क्रिया को संदर्भित करता है? तो उसको क्या कहेंगे? सोशल शेयरिंग, सोशल व्यू, सोशल ट्रैफिक, या डी ऑप्शन है आपके सामने सोशल इम्प्रेशन। ठीक है, तो क्या कहेंगे? सोशल शेयरिंग कहेंगे, क्योंकि पोस्ट करने की बात हो रही है तो सोशल शेयरिंग कहेंगे। ठीक है, व्यू तो देखने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ट्रैफिक क्या होता है? जो यूज़र्स आ रहे हैं आपकी प्रोफाइल पे उनको ट्रैफिक कहते हैं। और इम्प्रेशन क्या होता है? जो कंटेंट की दिखने वाली आवृत्ति होती है उसको इम्प्रेशन कहा जाता है। मतलब कितनी बार आपका जो है देखा गया है आपकी पोस्ट को, कितने व्यूज़ हैं उस पर, कितने वॉच आवर्स हैं, वो सब चीज़ें। 118वां है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? तो क्या करती है जी? ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है, विकासशील देशों के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करती है, परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है, दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो क्या करती है ये जो अंतर्राष्ट्रीय रिन्यूएबल एजेंसी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी पे जो है काम करती है, अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ठीक है, तो नीलगिरी, माउंट एवरेस्ट, हिमालय और फूजी। तो शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट है, नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, नीलगिरी को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में स्थित नीलगिरी पर्वत श्रृंखला को अंग्रेजी में ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। नीलगिरी जो है नाम पड़ा है वो तमिल भाषा के नीलम और गिरी पर्वत से पड़ा है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है। ठीक है, और इन पहाड़ियों पर 12 साल में, ठीक है, नील कुरुंजी नाम का एक फूल खिलता है। ठीक है, नीले कलर का होता है वो भी, जामनी नीला। उसके बाद है आपका जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास। ठीक है, उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? ठीक है, तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, तेजी से जनसंख्या वृद्धि, शून्य जनसंख्या वृद्धि, या धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, अब देखिएगा, जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर अगर हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? शून्य जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। तो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 121वां प्रश्न है, देखते हैं क्या है जी। एम्पियर किसकी इकाई है? एसआई यूनिट है। ठीक है, तो एम्पियर किसकी है? विद्युत धारा की है, विद्युत प्रवाह की है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है बताइए? इंटेंसिटी ऑफ लाइट की क्या होती है? ठीक है, विद्युत आवेश की कूलाम होती है, प्रकाश की तीव्रता की होती है कैंडेला, और चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है? टेस्ला।
निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? ठीक है, तो चंद्रयान 2 में कौन सा उपयोग किया गया था आपका? GSLV MK3, PSLV C11, GSLV F11, PSLV C45। तो चंद्रयान 2 मिशन जो कि 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, इसमें कौन सा रॉकेट लॉन्च जो है यहाँ पर यूज़ किया गया था? GSLV MK3। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और चंद्रयान 1 मिशन जो था उसमें कौन सा यूज़ किया गया था? PSLV C11 चंद्रयान 1 में। ठीक है, C1 में यूज़ किया गया था। 123वां प्रश्न है, थर्ड लास्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली को लेनदेन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? तो किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, देखिए IMPS है, NEFT है, UPI या RTGS। तो UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको NPCI ने डेवलप किया है 2016 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्या है? 124, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा स्थित है? नंदा, मानस, सिमलीपल और पन्ना। तो देखिए सिमलीपल आपका कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। पन्ना, ठीक है, पन्ना कहाँ पर है अभी देखते हैं। मानस असम में है। नंदा कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। आपका आंसर हो जाएगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है, छतरपुर जिले में है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट एंड लास्ट, भारत में कौन सी क्रांति मत्स्य उद्योग के विकास से संबंधित है? ठीक है, तो पीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति या नीली क्रांति? तो मत्स्य और आपका महासागरीय जो उत्पादन है उनकी वृद्धि से संबंधित है आपकी नीली क्रांति। ब्लू रिवोल्यूशन, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। श्वेत क्रांति की अगर हम बात करें तो इसका जो संबंध है श्वेत क्रांति का वो दूध से है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने से है। और पीली जो रिवोल्यूशन है, येलो रिवोल्यूशन, इसका संबंध किससे है जी? येलो रिवोल्यूशन का संबंध है आपका तिलहन उत्पादन से। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका 125 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। 88 से 125, ये 38 प्रश्न GK GS के यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, एंड करते हैं वीडियो को, और उससे पहले मैं आपको बता दूँ टेलीग्राम को आप ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, टेलीग्राम पर यहाँ पर विद्या जोन के टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर आपको शॉर्ट नोट्स और लगातार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड जो भी आपका कंटेंट है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।